संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं। नमस्कार। मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। दोस्तों, आज तो मैं वैसे आपसे यूपी कनेक्ट के इस एपिसोड में चर्चा बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर करना चाहता था, लेकिन एक इतनी अहम घटना सामने आई है, या कहें एक ऐसा किस्सा जिसको आपको सुनाएंगे, या कहें आपको सुनाना ज्यादा जरूरी है। बात संभल से ही जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी संभल जा रहे थे। आपने विजुअल्स टीवी पर भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे। उनके साथ में प्रियंका वाड्रा भी थी। यूपी पुलिस उन्हें रोक लेती है दिल्ली से निकलते वक्त, और उसके बाद उनको समझा बुझाकर वहां से वापस कर देती है। लेकिन इस दौरान वहां पे बहुत ड्रामा होता है। राहुल गांधी जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, वहां पे भी संविधान की प्रत निकलवाते हैं, उसके बाद लहराते हैं। लेकिन आखिर उस समय वहां पे हुआ क्या था, और आखिर ये ड्रामा राहुल गांधी ने किया क्यों? इन सब के पीछे वजह क्या थी? आखिर वो संभल जाना भी चाहते थे या नहीं जाना चाहते थे, या उन्हें मालूम था कि वो संभल नहीं जा पाएंगे, रोक दिए जाएंगे, क्योंकि प्रशासन ने पहले से ही रोक लगा रखी है। फिर ये ड्रामा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों वहां पे भी जाकर वो संविधान को दिखा रहे थे कि संविधान तार तार किया जा रहा है? क्यों योगी जो प्रशासन है एकदम अड़ा हुआ है, वहां पे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? आखिर वो ये संदेश क्यों देना चाहते थे? तो आपको बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, दिन मंगलवार का होता है। राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगह पर संभल मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समय दिया जाता है। होता क्या है, राज्यसभा में तो समाजवादी पार्टी संभल के मुद्दे को उठाती है, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस जो होती है वो इस मुद्दे को नहीं उठाती है, और वहां पे अडानी अडानी करती रह जाती है। हालत ये होती है, उसके बाद में यूपी के एक नेता फोन घुमाते हैं, बात करते हैं राहुल से कि संभल का इतना गर्म मुद्दा है, मुसलमानों से रिलेटेड है, क्या कांग्रेस इस पर अपना स्टैंड नहीं दिखाएगी? अब फिर क्या था, तुरंत याद आ जाती है। तो ये होता कि नहीं, सीधे चंबल संभल चलो। संभल जाएंगे, वहां पीड़ितों से मिलेंगे, जाके घायलों से मिलेंगे, जाके जानेंगे कि योगी सरकार कितना अत्याचार कर रही है। तो भाई ये सब कुछ तय हो जाता है। इस बीच हम आपको बता दें कि दो झूठ भी फैलाए जा रहे थे संभल से रिलेटेड। हालांकि आप ना, जो मैंने पिछला आपको वीडियो बनाकर दिखाया था उसमें मैंने पूरी आपको जानकारी दी थी, लेकिन एक बार फिर याद दिला देता हूँ। संभल में पहली जो सुनवाई सिविल कोर्ट करती है वो 19 तारीख को करती है। जैसा वहां पे कहा जा रहा है कि सर्वे 2 बार हुआ, सर्वे 2 बार नहीं हुआ। 19 तारीख को सर्वे अधूरा रह जाता है। 23 को उपचुनाव के परिणाम आने होते हैं, इसलिए सर्वे जो बाकी बचा रह गया होता है वो 25 तारीख को करना होता है। लेकिन अफवाह और अवधारणा क्या बनाई जा रही है कि सर्वे 2 बार हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। साथ ही दूसरी बात, यह बोला जा रहा है कि मस्जिद के सामने जय श्री राम नारे लगाने का क्या मतलब था, क्यों मुसलमानों को भड़काया गया? यहां पे भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, कोई नारा नहीं लगाया गया था जब सर्वे टीम गई थी। एक भी नारा नहीं लगा था। ये वहां के जो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, दोनों जो स्थानीय नागरिक थे, मैं खुद गया था, मैंने लोगों से पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, यहाँ पे नारे नहीं लगे थे। और बड़े साफ वही से सबने स्वीकार किया था इस बात को। नारे लगे थे जब सर्वे टीम जहां पहुंचती है, जिस गेस्ट हाउस में पुलिस उनको लेकर जाती है, जब वहां से विष्णु जैन निकल रहे होते हैं, तो उनके जो समर्थक होते हैं, क्योंकि वो हिंदू पक्ष का केस लड़ रहे होते हैं, वहां पे नारे लगाए जाते हैं। तीसरी बात आप जान लीजिए कि ये अफवाह फैलाई जा रही है पूरे देश में, पूरे दुनिया में, एक धारणा बनाई जा रही है कि भाई साहब के हर मस्जिद के नीचे खुदाई कर कर मंदिर निकाला जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। जो मुकदमा दायर हुआ है वो ये हुआ है, एएसआई का मॉन्यूमेंट था जिस पर कब्जा कर कर मस्जिद बना लिया गया। और ये मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो किसी को भी जाने से गैर मुस्लिमों को रोकती है, इसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन फिर ये किस हैसियत से रोकती है? सारा मुकदमा इस बात का है। एएसआई के पास में कागज भी दर्ज है। अब देखिए, अखिलेश यादव का तो समझ में आता है कि उनका स्टेक पर लगा हुआ है, क्योंकि कुंदरकी में जो रिजल्ट आया उसमें जिस तरीके से मुसलमानों ने बीजेपी को जिता दिया, ये छोटी सी घटना मानी जा सकती है। लेकिन कोई भी जो छोटी घटना होती है वो भविष्य में चलकर एक बड़ा वृक्ष भी धारण कर लेती है। अखिलेश यादव इसी बात से गड़बड़ा गया। उनको लगा कि अगर ये कुंदरुकी में हो गया, और अगर ये मुस्लिम पक्ष मेरा छिटक गया, और वो काफी परेशान भी चल रहे हैं, वो देख रहे हैं जिस तरीके से, चाहे बिहार में देखिए चाहे यहाँ पर, यादव और मुस्लिम समीकरण दरक रहा है। दूसरा, वो कांग्रेस से भी सशंकित रहते हैं।
तो उनको ये लगा कि अगर इस मुद्दे पर हम बढ़ चढ़कर नहीं बोले तो कांग्रेस भी फायदा उठा सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके सांसद हैं, जो विधायक हैं, खासतौर से सांसद और विधायक के लड़के के खिलाफ जबरदस्त मुकदमा दर्ज किया गया है, और प्रशासन ने पूरे बलवे के लिए उनको दोषी ठहराया और यह भी माना है कि इन लोगों का दंगा भड़काने में पूरा हाथ था। और आपको बता दें, इस दौरान जो पुलिस ने खोखे नालियों से बटोरे हैं, वो पाकिस्तान के बने हुए हैं, 12 बोर के और 315 बोर की जो कॉटेजेस हैं, जिसको हम कारतूस बोलते हैं। बाकायदे उस पर चांद तारा पाया गया है, अमेरिकन कारतूस पाई गई है। अब ऐसी स्थिति में तो एनआईए का भी शामिल होना बनता है कि भाई कहाँ से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस आज तक तो हम लोगों के क्या किसी को भी जानकारी नहीं होगी कि पाकिस्तान से कारतूस मंगाती हो अपनी फोर्स के लिए, या भारतीय सेना कारतूस अपने पाकिस्तान से मंगाती हो अपनी आर्मी के लिए। तो ऐसा तो है नहीं। तो ये कारतूस आखिर पाकिस्तान से आई कैसे और किसके लिए थे? हालांकि स्मगलिंग होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पाकिस्तान से अवैध हथियार, अवैध गोलियां आती रहती हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का है, इसलिए लगता है कि संभल में कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं थी, इसलिए एनआईए की भी जांच जरूरी है। अब देखिए साहब, इसके बाद में क्या होता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संभल की ओर निकल लेते हैं। मालूम होता है कि पुलिस उनको रोकेगी, पुलिस उनको रोकती है, नारेबाजी चालू हो जाती है, कार्यकर्ता होते हैं, देखते देखते 3 घंटे, 3 4 5 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। अब देखिए, आपको इसमें रोना भी आएगा या आपको हंसी आएगी ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतनी गारंटी है कि आप बाल जरूर उखाड़ लेंगे। क्या कोई आदमी ये मूर्खता में बोल रहा था, या वो आदमी वाकई में उसे जानकारी नहीं है, या वो जानबूझकर मूर्ख बन रहा था? सुनिए, ये मैं क्यों बता रहा हूं, सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। होता क्या है, जब पुलिस रोकती है तो राहुल गांधी पुलिस से बोलते हैं कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं संवैधानिक पद पर हूं, मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता है। उनकी बहन जो भी वायनाड से जीत कर नई नई सांसद बनकर आई हैं, जिनके पास भी राजनीति का भी पिछला भी काफी अनुभव है, बोला जाता है कि बड़ी परिपक्व है वो भी राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाती हैं, बोलती है कि हाँ ये इनका संवैधानिक अधिकार है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनको जाने से आप नहीं रोक सकते हैं। राहुल गांधी वहां पे ये प्रस्ताव देते हैं कि ठीक है, मुझे ही अकेले लिए चलिए, मैं पुलिस के साथ अकेला ही जाने को तैयार हूं। लेकिन जैसी बात थी कि प्रशासन अड़ा होता है कि नहीं, अभी नहीं जाने देंगे, अभी हालात जब तक सामान्य नहीं होंगे, तो उस स्थिति में अभी हम किसी को जाने की परमिशन वहां पे नहीं दे सकते हैं। बहरहाल हंगामा होता रहता है। अब जो मैं आपसे बोल रहा था उसका मतलब समझिए। आप ये सोचिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन कोई संवैधानिक पद होता ही नहीं है। तब फिर सोचिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, जो 5 बार के सांसद हैं, वो ये कैसे बोल सकते हैं कि संवैधानिक पद है? तो या तो राहुल गांधी की बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगता है, या फिर ये लगता है कि वो जानबूझकर मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो जानबूझ मूर्ख बनाने की तो कोशिश करेंगे नहीं। उन्हें शायद ये नहीं मालूम होगा 1947 में जब उनके नाना जी प्रधानमंत्री बने, 1947 के बाद जब उनके नाना जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद 1977 तक लीडर ऑफ अपोजिशन की कोई भी पोस्ट तक नहीं थी। लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट 1977 में मोरारजी देसाई के समय बनाई गई थी। तभी था बनाया, ये कह कर गया था कि राज्यसभा और लोकसभा में जिसकी भी संख्या, जो मौजूदा जो जी कराएंगे उनकी अगर 10% की होती है, तो उसको लीडर ऑफ अपोजिशन का सीट मिल जाएगी, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा दिया जाएगा, ना कि उसके अधिकार मिलेंगे। बात जान लीजिए, कैबिनेट मंत्री का लीडर ऑफ अपोजिशन को दर्जा मिला है, ना कि अधिकार मिला है। लोगों को बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि अरे भाई उनको तो कैबिनेट मंत्री का अधिकार मिला हुआ, कैबिनेट मंत्री का अधिकार नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन का, नेता प्रतिपक्ष को केवल दर्जा मिला हुआ होता है। और सदन के बाहर वो बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही, एक सामान्य सांसद की ही तरीके से उसकी पावर्स रहती हैं, कोई एक्स्ट्रा पावर्स नहीं होती हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की। तो धड़ल्ले से देख लीजिए किस तरीके से ये झूठ बोल रहे थे, और या जिस तरीके से कहा जाए, बताइए ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं और इनको यही नहीं मालूम है कि लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है। इस दौरान मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है, पीछे जो भीड़ लगी होती है। अब जनता की नाराजगी देख लीजिए, होती कितनी है। अब जो भीड़ लगी होती है, नारेबाजी होती है, जनता उकता गई होती है, तो पीछे से मारना शुरू करती है। हालांकि पुलिस तो आगे ही व्यस्त थी, जब तक पीछे पहुंचती पहुंचती तब तक लोग मारना स्टार्ट कर देते हैं और आधे कांग्रेसी आते हैं भाग।
थोड़ी देर में देखते देखते जो राहुल के साथ काफिला चल रहा हो जाता है वो हो जाता है 1/4। बहरहाल, मौके की स्थिति देखकर राहुल गांधी के सामने तो ऑब्वियस ही बात है कि उनके साथ में इतना प्रोटेक्शन होता है, राहुल गांधी तक तो ये सब चीजें नहीं पहुंच सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी के जो पीछे जो उनके चेले चपाड़े या जो उनके समर्थक माने जा सकते हैं, उनकी ठीक ठाक पिटाई हो जाती है और सब निकल लेती हैं। आप सोच सकते हैं कि जनता कितना परेशान है। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आती है, राहुल गांधी लगातार 3 लोकसभा इलेक्शन हार रहे हैं। हाल ही की अगर हम बात करें, हरियाणा के इलेक्शन हारे हैं, जम्मू कश्मीर का हारे हैं, महाराष्ट्र में बुरी तरीके से परास्त हुए हैं, लेकिन वो जनता का मिजाज नहीं भांप पा रहे हैं। और जनता है जो कह रही है कि तुमको आखिर हम कितना नीचे गिरा दें, कहां तक तुमको पहुंचा दें, लेकिन हमारी बात तो समझ लो। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि तुम चाहे जितना मार मार कर जितने निचले स्तर तक पहुंचा दोगे, लेकिन हम जनता का मिजाज समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सिर्फ अडानी अडानी चिल्लाएंगे। अब देखने वाली बात है कि भारतीय पॉलिटिक्स को आप देखिए, इन राहुल गांधी या अखिलेश यादव की अगर हम बात करते हैं, ये लोग वहां पे मांग क्या कर रहे हैं कि हम वहां पे इसलिए जाना चाहते हैं कि जो दंगाई हैं उन पर कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे हैं, जो गोली चली है जहां पे वो लोग 5 लोग मर गए हैं और जिसमें ये प्रूव हो गया है कि वो पुलिस की गोली से लोग नहीं मारे गए हैं। बात वहां नहीं कर रहे हैं, बात वो कर रहे हैं कि जिस प्रशासन ने, जिस पुलिस अधिकारियों ने, जिन सिपाहियों ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए इतनी मॉब को कंट्रोल किया, जो हिंदू बस्ती की तरफ बढ़कर आग लगाना चाहते थे, दंगे का रूप देना चाहते थे, उनको रोका। वो लोग फायरिंग कर रहे थे, उसके बावजूद अपनी गोलियां नहीं चलाई, किसी भी तरीके से इतनी बड़ी घटना को होने से रोका। उन्हीं की अरेस्टिंग की बात कर रहे हैं। साथ में ये बोल रहे हैं दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, उन्होंने नारे क्यों लगाए, जबकि सब जान रहे हैं कि कोई नारा वहां पे नहीं लगाया गया है। आप देख लीजिए तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये लोग कहां तक जा सकते हैं। अब बात रही अखिलेश और राहुल गांधी की, तो देखिए इन दोनों में टेंशन तो साफ है, भले ही इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन अखिलेश यादव को भी मालूम है कि अगर कांग्रेस यहाँ पे मजबूत हो जाएगी तो मुस्लिम जो है राष्ट्रीय स्तर पर उसका झुकाव कांग्रेस ही की तरफ है, तो ऐसा ना हो कि कांग्रेस वहां पे चली जाए। तो इसीलिए आप देखिए उपचुनाव में लड़े तो एक साथ रहने के बावजूद भी उपचुनाव में कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं दी, इसीलिए कांग्रेस यहाँ पे प्रचार पे भी नहीं उतरी थी। कांग्रेस भी अपराध नहीं माना चाहती थी, इसलिए राहुल गांधी भी संभल जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन संभल जाना उनका सिंबॉलिक ही था, इतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था ना। और अगर इतना ही होता तो वो लोकसभा में बात उठाते संभल की, लेकिन लोकसभा में उन्होंने उतनी मजबूती से बात उठाई नहीं। बहरहाल, एक इन लोगों की राजनीति का विद्रूप चेहरा या विकृत चेहरा आपको और दिखाता हूं। आप ये देख लीजिए, कोलकाता में इतनी बड़ी घटना उस डॉक्टर के साथ हो गई थी। अमेठी से अयोध्या कितनी दूर है? बहुत ज्यादा दूर नहीं, घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है। वहां पे उस लड़की के साथ में समाजवादी पार्टी के नेता ने, मुस्लिम नेता ने बलात्कार किया था, कन्नौज में बलात्कार हुआ था। इन किसी भी घटना में कांग्रेस के राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा पहुंची? ऐसे तो हर जगह खड़े हो जाते हैं, लेकिन इन तीनों घटना में पहुंची। आप ये लगा लीजिए कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये लोग कितना नीचे तक जाएंगे। हालांकि जनता इनको बार बार चेहरा दिखा रही है। आप हालिया में बांग्लादेश को ले लीजिए, बांग्लादेश में इतना हिंदू मारे जा रहे हैं, क्या इन लोगों के मुंह से एक बार भी निकल रहा है? और सिर्फ इसलिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों के मुंह से शब्द इसलिए नहीं निकल रहा है कि इनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा। हालत यह है कि देश के राजस्थान में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके अलावा कुछ और स्टेट में कॉन्फ्रेंस हुई है जहां मुस्लिम बोलने लगे हैं और वो भारत से मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश को जो कपड़ा निर्यात किया जाता है उस पर रोक लगा दी जाए और उनके दिमाग ठीक किए जाएं। वो लोग पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग करने लगे हैं भारतीय होने के नाते। लेकिन ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इन लोगों के मुंह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से मंदिर जलाए जा रहे हैं, किस तरीके से उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, किस तरीके से इस्कॉन के महंत को वकील नहीं मिल पा रहा है, किस तरीके से लोगों को पीटा जा रहा है, किस तरीके से लोगों के घर फूके जा रहे हैं, उस पर एक शब्द नहीं है बोलने के। तो ऐसा तो भाई भारत में ही हो सकता है, और ऐसी राजनीति भारत में ही होती है। हालांकि भारतीय राजनीति का चेहरा काफी बदला है, और यही नहीं होता, कांग्रेस की जो हालत है वो ये नहीं होती। जनता, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि राहुल गांधी को चिता रही है, समझा रही है कि आप देख लीजिए किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी चाहे जीते जितने नीचे गड्ढे में चले जा रहे हैं, वही हालत अखिलेश यादव की है। हार पर हार, हार पर हार, एक बार झूठ की टोकरी चढ़ गई
तो लोकसभा में आप 37 जीत लिए, लेकिन उसके बाद इलेक्शन में आपने उपचुनाव में देख लिया कि आपका क्या हाल हुआ है। लेकिन ये लोग जो हैं सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहरहाल देखिए क्या होता है, जनता है, पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। चलिए, जल्दी ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में, और जिसमें इस बार हम चर्चा करेंगे कि आखिर बांग्लादेश के खिलाफ भारत सरकार क्या क्या कर रही है, या भारतीय नागरिक बिना सरकार की मदद के किस तरीके के कदम उठा रहे हैं बांग्लादेशियों के होश ठिकाने के लिए। नमस्कार।